नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में आज रायपुर में कई संगठनों ने उपवास रखकर प्रदर्शन किया। दिल्ली के किसान संगठनों के आह्वान पर छत्तीसगढ़ के वाम दलों और किसान संगठनों ने आज उपवास रखा। प्रदेश सरकार के मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी एक दिन का उपवास किया। उन्होंने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, केंद्र सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही, किसान ठंड में ठिठुरने के लिए बाध्य हैं। टी.एस. सिंहदेव ने कहा, जब तक किसानों की मांग का कोई समाधान नहीं निकल जाता तब तक वे हर हफ्ते एक दिन का उपवास करेंगे। रायपुर कलेक्ट्रेट के सामने स्थित संसद भवन चौक पर सीपीआई, C2, FSI दल के नेताओं ने प्रदर्शन किया। इधर भाजपा ने टी.एस. सिंहदेव के एक दिन के उपवास पर तंज कसा। उन्हें दिल्ली के किसान दिखते हैं, प्रदेश के नहीं। हर हफ्ते एक दिन मैं ये पूरा उपवास रखूंगा जब तक किसानों का मामला हल नहीं होता। किसी किसान जब तक धरने पे बैठे हैं तब तक हफ्ते में एक दिन उपवास रखूंगा। एक और केंद्र के कानून को लेकर राज्य के मंत्री उपवास कर नाटक नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रदेश की जिम्मेदारी इन मंत्रियों पर है, जिस सरकार के ऊपर में है, वो उन किसानों को पूरी राशि, चाहे वो अंतर की राशि हो, चाहे अभी जो धान खरीदी हुई उसकी राशि उनके खातों में नहीं जा पा रही है। आज सामूहिक उपवास के जरिए किसान दिवस पर हम किसानों के आंदोलन के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए मोदी सरकार से स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं, अब ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं रहा, ये आंदोलन देश की जनता के जन आंदोलन के रूप में तब्दील हो रहा है। किसी प्रशासन से, शासन से तो ये उपवास इस टाइप का कार्य योजना किसानों के द्वारा किया जाता है। सरकार को सद्बुद्धि आए कि किसानों के उपवास से जो दुनिया का पेट भरने वाले हैं, आज उपवास है, क्यों उपवास है ये दुनिया सोचे। इधर दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में अलग अलग किसान संगठन भी विरोध दर्ज करा रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ के किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी विधायक 25 दिसंबर को रायपुर में एक दिवसीय उपवास करेंगे। सभी विधायक नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के नेतृत्व में रायपुर के आज़ाद चौक पर उपवास करेंगे। इस दौरान खुदकुशी करने वाले किसानों के परिजनों को 25-25 लाख के मुआवजे, प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने और धान खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने की मांग रखी जाएगी। लॉकडाउन के दौरान रायपुर के क्वींस क्लब में हुई नशे की पार्टी के 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन क्लब संचालक हरबख्श सिंह बत्रा पर कार्रवाई करने में पुलिस अब तक नाकाम है। वो भी तब जब खुद हरबख्श सिंह बत्रा हाउसिंग बोर्ड को लिखित रूप में जवाब पेश कर कह चुका है कि क्लब का संचालन वो खुद करता है, वहां होने वाली हर गतिविधि के लिए वो और उसकी कंपनी जिम्मेदार है। इसके बावजूद पुलिस को हरबख्श सिंह बत्रा के खिलाफ कार्रवाई के लिए ठोस सबूत की तलाश है। इसके लिए वो दिल्ली के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर कार्यालय की तरफ से जानकारी मिलने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि पुलिस एमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के जिन डायरेक्टर्स की जानकारी दिल्ली ऑफिस से मंगाने के नाम पर कार्रवाई रोके बैठी है, वो जानकारी ओपन सोर्स पर उपलब्ध है, फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। बता दें आपको, 27 सितंबर की रात सख्त लॉकडाउन के दौरान रायपुर के क्वींस क्लब में बर्थडे पार्टी हुई और इस दौरान नशे में धुत लोगों के बीच में विवाद हुआ, गोली चली। इस क्लब के संचालन का जिम्मा हाउसिंग बोर्ड के एमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया। फिर भी कंपनी के डायरेक्टर हरबख्श सिंह बत्रा ने 9 करोड़ 11 लाख में सौदा का संचालन का अधिकार जैन और सिंघानिया परिवार के 4 सदस्यों को दे दिया, लेकिन क्लब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से क्लब संचालन का अधिकार बत्रा और उसकी कंपनी को ही है, यानी क्लब परिसर में होने वाली हर गतिविधि के लिए वो ही जिम्मेदार माने जाएंगे। इसके बाद भी पुलिस किसी न किसी बहाने से कार्रवाई को लगातार टाल रही है। रिमाइंडर लेटर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भेज दिया है और जैसे ही वहाँ पे आएगी, चूंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, इस कारण से सभी चीज़ें डिले हैं, तो हमने फिर से उसको रिमाइंडर लेटर भेजा है। जैसे ही आएगी वैसे ही आगे कार्रवाई की जाएगी। हम जिस अपराध की जांच कर रहे हैं उसमें जो संबंधित तथ्य हैं वो उसके लिए हमने पत्राचार किया, जब वो आएगा तो फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। और हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सीधे संदीप का रुख करते हैं। संदीप, अब तक इस मामले में अब तो महीनों बीत रहे हैं, लेकिन इसके बाद लगता नहीं है कि कार्रवाई करने की मंशा है। बार बार दावा होता है कि जल्द एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, सबूतों की तलाश है, लेकिन फिर देरी कई सवाल उठा देती।
बिल्कुल, देखिए हरबंस सिंह बत्रा की बात कीजिए, चाहे उनके जो पार्टनर्स है कथित रूप से जैन परिवार हो, सिंघानिया परिवार हो, जो ये सभी लगातार जो हाउसिंग बोर्ड के साथ साथ पुलिस को भी धोखा देते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं रसूख के दम पर वो कार्रवाई को रोक लेते हैं और ये बहुत बड़ी नाकामी कहीं ना कहीं दिखती है कि पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। आपको बता दें कि घटनाक्रम याद दिला दें, जब 27 दिसंबर और सितंबर को गोलीकांड हुआ था, जब पूरी बात क्वींस क्लब पे आ गई थी कि वहाँ अवैध शराब पार्टी और गोलीकांड हुआ है, तो यही हरबंस सिंह बत्रा थे जिन्होंने कह दिया था कि इसका संचालन वो जैन परिवार, जो नमित जैन का जो परिवार है, उसको और सिंघानिया को बेच चुके थे। लेकिन जब फिर हाउसिंग बोर्ड ने कहा कि इनका एग्रीमेंट जो है वो वॉइड है, तब ये फिर से एक एफिडेविट देते हैं और कहते हैं कि उसका पूरा संचालन का जिम्मेदारी जो है इनके खुद की है और इनके पार्टनर्स की है। और बाकायदा इन्होंने बताया कि 4 से 5 उसमें पार्टनर्स है। उसके बावजूद जब पुलिस कार्रवाई करती है तो सिर्फ 1 या 2 लोगों का ही नाम होता है, दर्ज होता है। इनके जो परिजन और भी परिवार के लोग हैं जिसमें पार्टनर हैं, उन सबको इस पूरी कार्रवाई से बचा लिया जाता है। IBC 24 और अन्य मीडिया जब इस बात को उठाते हैं तो पुलिस एक केंद्र को लेटर लिखती है और इस बारे में कार्रवाई को लेकर जानकारी मांगती है कि इस पे और कौन कौन डायरेक्टर्स हैं, जबकि सारी चीजें पब्लिक डोमेन में हैं। खुद हरबंस सिंह बत्रा उसे हाउसिंग बोर्ड में कागज को जमा करा चुके हैं, हमारे पास वो कागज आ चुके हैं। कहीं ना कहीं पुलिस अब मांग रही है, तो कहीं ना कहीं सीधी सीधी बात है कि वो उसे बचाव के लिए समय दिया जा रहा है। ये अकेली घटना नहीं, देखिए ये सिर्फ अकेला पुलिस विभाग नहीं है, बल्कि हमने जैसे बताया था कि हाउसिंग बोर्ड का, हरबंस सिंह बत्रा ने हाउसिंग बोर्ड का पेनल्टी और जो टैक्स होता है वो मिला के 68 लाख रुपए दबा के रखे थे। जब हमने इस बात को उजागर किया तो उसने 48 लाख रुपए पटाए, लेकिन 16 लाख रुपए हरबंस सिंह बत्रा और जो क्वींस क्लब के जो डायरेक्टर्स है वो अभी भी हाउसिंग बोर्ड का दबा के रखे हैं। और दूसरा जो नया खुलासा हमने किया था कि नगर निगम का इन्होंने 3 साल से टैक्स नहीं पटाया है, नगर निगम का भी 11 लाख रुपए इन्होंने रोक के रखा है। तो मतलब क्या हाउसिंग बोर्ड, क्या पुलिस, क्या नगर निगम, आप देख सकते हैं कि रसूख किस प्रकार से काम कर रहा है या संलिप्तता है कहीं ना कहीं लोगों की बहुत ऊपर लेवल पे। इसीलिए ऐसे जो आपराधिक कृत्य जहां पर हुए हैं जिस संस्थान पे, उसको कहीं ना कहीं शैडो दिया जा रहा है। और ये जो चीजें पुलिस मांग रही है वो तो पब्लिक डोमेन पे है, तो कहीं ना कहीं जो है बार बार इस कार्रवाई पे सवाल खड़े होते हैं। और ये लगातार सितंबर से अभी तक हर बार ये साबित होता है कि इन पे कार्रवाई करने में कहीं ना कहीं पुलिस के जो है पसीने छूट रहे हैं। जी चलिए, तो वाकई में अपने आप में ये खुद कार्यशैली पर सवाल उठाता है कि जो चीज़ें ओपन हैं उनका भी इंतजार किया जा रहा है, उनके लिए भी पत्राचार के ऊपर निर्भर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए संदीप। रायपुर और दुर्ग भिलाई में ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क फैलाने वाले पेडलर लखप्रीत कौर निरंकारी के नागपुर और मुंबई लिंक का खुलासा हुआ। पुलिस ने जब्त मोबाइल को साइबर लैब भेजा। इसके बाद मोबाइल के डिलीट नंबर, व्हाट्सएप चैट्स को रिकवर करने के बाद पुलिस को कई ऐसे नंबर मिल गए जो नागपुर और मुंबई के हैं। पुलिस के मुताबिक शातिर महिला पेडलर ने ड्राइवर डेविड या अलादीन नाम से ऐसे लोगों के नंबर सेव कर रखे थे जो लखप्रीत को दुर्ग, भिलाई और रायपुर में सुरक्षित ड्रग्स सप्लाई किया करते थे। पुलिस को इस बात के भी सबूत मिले हैं कि महिला पेडलर अपने नेटवर्क से राज्य के बड़े शहरों में नशीला पदार्थ बेचती थी। लखप्रीत के बारे में यह भी बताया जा रहा है कि वो कई बार हवाई मार्ग से ड्रग्स लेकर कुछ ऐसी जगहों पर रखकर रायपुर आई जहां अमूमन एयरपोर्ट पर चेकिंग नहीं होती। इसके अलावा पुलिस को ये क्लू भी मिला कि नागपुर का टैक्सी ड्राइवर वाला कनेक्शन पिछले 2 साल से लखप्रीत को नशा पहुंचाता रहा। लंबे समय से लेन देन होने के कारण यहाँ के माफिया के विश्वास पात्र हो गई थी। लखप्रीत के गिरोह के सदस्यों को भी ड्रग्स की खेप सौंपकर लौट जाता था। अक्सर गाड़ियां बदलने की वजह से पुलिस की निगाह में वो नहीं आया। पुलिस के मुताबिक ड्रग्स रैकेट की अंतिम कड़ी तक पहुंचने के लिए 2 टीमें काम कर रही हैं, जिनमें एक ट्रेनी IPS के नेतृत्व में और दूसरी साइबर सेल की टीम इसकी जांच करे। पुलिस को गिरफ्तार ड्रग्स पेडलर हर्षवर्धन और लखप्रीत के मोबाइल से कई नाइजीरियन पेडलर समेत कई बड़े रसूखदारों के नंबर और व्हाट्सएप चैट मिले हैं। विगत 2 माह से जो अभियान ड्रग्स के विरुद्ध चलाया जा रहा था, उसमें जो अंतिम कड़ी के रूप में लखप्रीत और हर्षवर्धन की गिरफ्तारी हुई थी, उसमें हर्षवर्धन और लखप्रीत की मोबाइल के चेक किया गया था। उसमें कुछ नंबर्स आए थे जिनका नागपुर और मुंबई से लिंक था और उस संबंध में पूछताछ की गई थी। स्पष्ट नाम उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन जिस संबंध में ये जानकारी मिली थी तब नंबरों के आधार पर उसमें आगे बढ़ रहे हैं और जो भी जांच में सामने आएगा उसके आधार पे आगे की कार्रवाई तय करेंगे। इस मामले में जो मूल जो इनका स्रोत था नशे का, उस मामले में नाइजीरियन की गिरफ्तारी की गई है और अभी इस जांच में भी अगर किसी नाइजीरियन का नाम सामने आता तो निश्चित रूप से उसमें भी गिरफ्तारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करीब 2500 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया।
आसंदी ने इस पर चर्चा के लिए 24 दिसंबर की तारीख तय की। राज्य सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश के विकास कार्यों को गति मिलेगी। अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखे जाने के बाद नगरनार के संयंत्र को लेकर शासकीय संकल्प सदन के पटल पर रखा गया, लेकिन इस पर विपक्ष ने पर्याप्त चर्चा का अवसर देने की मांग रखी। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि बेहद संवेदनशील विषय है। ऐसे में अगर सरकार कोई शासकीय संकल्प ला रही है तो उसके दस्तावेज सभी को उपलब्ध होने चाहिए। दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर अगली तारीख तय कर इस पर चर्चा कराई जाए। विपक्षी सदस्यों के आग्रह को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आसंदी से आग्रह किया कि इस पर चर्चा के लिए दूसरी तारीख तय कर दी जाए। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, विपक्षी सदस्यों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने उदारता दिखाई, अगली तारीख पर इसे चर्चा कराने के लिए कहा है। नगरनार बस्तर केस से जुड़ा एक बड़ा विषय है, इस पर अब अगली तारीख में चर्चा की जाएगी। इसके पहले सरकार ने 4 संशोधन विधेयक भी पेश किए। 2,500 करोड़ के आसपास का ये अनुपूरक है, आज पेश हुआ है। कल इसकी दिन भर चर्चा होगी तो जो भी तथ्य आएंगे, छत्तीसगढ़ के लिए जो विशेष परियोजनाएं हम लोगों ने लागू की हैं और कोविड के चलते जो आवश्यकताएं हैं उसमें इसका उल्लेख किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रदेश में कोरोना से हो रही मौतों के मामले की गूंज भी सुनाई पड़ी। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल और शिवरतन शर्मा ने सरकार पर इस मामले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि कोरोना को रोकने के लिए सरकार के पास कोई कारगर योजना नहीं। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में दूसरे राज्यों की तुलना में मृत्यु दर ज्यादा है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि सितंबर में सबसे ज्यादा 1156 लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों की तुलना में बेहतर इलाज उपलब्ध है। दूसरे राज्यों की तुलना में टेस्टिंग भी ज्यादा हो रही है। लोगों के देर से आने की वजह से मौत के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया, स्वास्थ्य विभाग ने हर दिन 200 से 35,000 तक टेस्ट की संख्या बढ़ाई है। चर्चा के दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने क्रिसमस और नए साल के उत्सव पर रोक लगाने और नाइट कर्फ्यू लगाने की मांग की। इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच काफी नोकझोंक हुई। सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं ध्यानाकर्षण के दौरान विपक्ष ने अफसरों की गैर मौजूदगी का मामला उठाया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सदन को लेकर अफसरों की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, अगर अफसर सदन में नहीं आ सकते तो सदन की कार्यवाही स्थगित की जाए और बाद में इन विषयों पर चर्चा करें। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, इस वजह से सदन में मौजूद नहीं है। छत्तीसगढ़ कोरोना के मामले में देश में छोटा राज्य होने के बाद भी 5वें स्थान पर है, रिकवरी के मामले में 12वें स्थान पर है और मौत जो है वो 11वें नंबर पर है और टेस्टिंग में 20वां नंबर है। आज इतना छोटा राज्य होने के बाद भी हम टेस्टिंग में पहले नंबर पे क्यों नहीं आ सकते? ये सरकार की अकर्मण्यता है। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 को रोकथाम के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए सरकार व्यापक उपाय कर रही है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने पूरी जानकारी दी है और जहां तक गरीबों का इलाज का सवाल है, सारे शासकीय अस्पतालों में गरीबों के इलाज की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में एक संपर्क अभियान चलाएगा। इस अभियान के तहत वीएचपी कार्यकर्ता देश के 4 करोड़ घरों के 11 करोड़ हिंदुओं तक पहुंचेंगे। ये जानकारी रायपुर में वीएचपी के केंद्रीय संगठन महामंत्री विनायक राव देशपांडे ने दी। उन्होंने कहा, अभियान आगामी 15 जनवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगा। इसका मकसद राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि प्राप्त कर फंड जमा करना तो है ही, साथ ही नई पीढ़ी तक राम मंदिर आंदोलन की बातों को पहुंचाना है। छत्तीसगढ़ में सभी 19,000 गांवों तक संपर्क अभियान चलाया जाएगा। हमारे अखिल भारतीय अधिकारी माननीय श्री विनायक राव जी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने मंदिर निर्माण के संदर्भ में सभी हिंदुत्वनिष्ठ और राष्ट्रवादी लोगों की सहायता से एक व्यापक जनसंपर्क अभियान की घोषणा की है, जो अभियान 15 जनवरी से 27 फरवरी तक हिंदुस्तान के 4 लाख गांव में संपर्क करेंगे और 11 करोड़ राम भक्त परिवारों में संपर्क करेंगे। पीएम के ट्वीट पर सियासत हो रही है। तेंदुओं की संख्या बढ़ने पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया था। प्रधानमंत्री ने सभी को बधाई देते हुए ट्वीट किया था। प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट पर कांग्रेस ने कमेंट किया। कांग्रेस का कमेंट है, 2014 के बाद गधे भी बढ़े हैं, कोई अनुमान? छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कमेंट पर बीजेपी ने जवाब दिया, पलटवार किया।
2 साल में छत्तीसगढ़ में आवारा कुत्तों की संख्या भी बढ़ गई। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर बधाई दी थी और उसके बाद इस पर कमेंट करने का सिलसिला शुरू हुआ। पीएम मोदी के ट्वीट पर कांग्रेस ने कमेंट किया, गधों की संख्या बढ़ने को लेकर कटाक्ष किया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कुत्तों की संख्या, आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजना के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर सरकार और प्रशासन दोनों अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन सरगुजा जिले में इसी योजना में पलीता लगाने का काम हो रहा। हद ये कि जनपद पंचायत के सीईओ ने मनमाने तरीके से एनजीओ को काम दे दिया, जिसके बाद सीईओ की मनमानी के खिलाफ उन्हीं के मातहत कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया। पंचायत मंत्रियों, कलेक्टर से इसकी शिकायत की गई। अंबिकापुर के सीतापुर में अपने चहेते एनजीओ को काम दिलाने के लिए आदिवासी विकास विभाग तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। जनपद कर्मचारियों पर भी नियम कायदों से परे जाकर काम करने का दबाव बनाया गया। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उनका विभाग ही बदल दिया गया। दरअसल आदिवासी विकास विभाग की ओर से NGGB योजना के तहत कृषि प्रणाली के पुनरुद्धार के लिए 18 लाख का काम किया जाना था। इसके लिए जनपद से प्रस्ताव पास करने के साथ ही कृषि विभाग से प्रस्ताव मंगाना था, लेकिन यहाँ न तो प्रस्ताव को समिति में रखा गया और न ही कृषि विभाग से कोई रिपोर्ट मंगाई गई, बल्कि सीधे एनजीओ को काम दे दिया गया। ऐसे में जनपद सीईओ ने कर्मचारियों पर चेक काटने का दबाव बनाया तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद उनके विभाग बदल दिए गए। कर्मचारियों का आरोप है कि चेक बैक डेट में काटकर एंट्री की गई। संभवतः ये पहली बार होगा कि कर्मचारी शपथ पत्र देकर अपने अधिकारी की कारगुजारियां उजागर कर रहे हैं। साहब बोले थे कि बाई डेट पे मतलब नंबर दो इसे करके। कौन सा? सीओ साहब। तो क्या एंट्री हुई है बैक डेट में? उसमें नरवा गुरुआ वाला बैक डेट में 18 लाख के काम पंचायत स्तर पर कराए जाने थे, लेकिन जनपद सीईओ ने इसके लिए बगैर किसी टेंडर के चहेते एनजीओ को काम दे दिया। जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष का आरोप है कि अपने चहेते एनजीओ को फायदा पहुंचाने के लिए सीईओ ने मनमाने तरीके से काम स्वीकृत कर करीब 10 लाख ज्यादा भुगतान कर दिया। जनपद जनप्रतिनिधियों ने मामले की शिकायत कलेक्टर से लेकर पंचायत मंत्री तक की है। इसमें सीईओ के द्वारा मनमाने तरीके से चेक काट के देना और उसके बारे में जनपद अध्यक्ष को पता नहीं है, न उपाध्यक्ष को पता नहीं है, न सदस्य को भी पता नहीं है। 109 हितग्राहियों को उसका लाभ मिलना था जो आदिवासी वर्ग के आते हैं, लेकिन सीईओ के द्वारा क्या किया गया कि किसी को बिना बताए हुए जनपद के बॉडी में सामान्य प्रशासन और सामान्य सभा में इसको रखना था, अनुमोदन के पश्चात ही कोई काम किया जाता है, उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया और व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के लिए पूरा गोपनीय ढंग से ये कार्य सीईओ के द्वारा किया गया है। मामला सामने आने के बाद जनपद सीईओ सभी काम नियमों के मुताबिक करने की दुहाई दे रहे हैं, तो वहीं कलेक्टर ने जांच कर उचित कार्रवाई की बात कही है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्यालय प्रमुख अपना नियमानुसार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अब उसमें कोई संतुष्ट ना हो तो उसके लिए तो वो उत्तरदायी नहीं है, अथवा वो नहीं कर सकता कि वो संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे हैं। लेकिन हमने जो भी कार्य किया हूँ नियमानुसार किया हूँ और प्रक्रिया का पालन करते हुए किया हूँ। उसमें कुछ अलॉटमेंट दिया गया है और इस संबंध में सीतापुर जनपद से कुछ लोगों ने उसको शिकायत किया है कि नियम विरुद्ध उन्होंने कुछ बिंदु उठाए हैं, तो उसके जांच के लिए निर्देशित किया गया है। जैसे जांच में सारे तथ्य आएंगे तो उसके हिसाब से हम लोग उसको देखेंगे कि आगे क्या करना है। अब देखना यह है कि नियम कायदों को ताक पर रखने वाले जनपद पंचायत के सीईओ पर कार्रवाई होती है या फिर जाँच के नाम पर मामला फाइल दर फाइल आगे बढ़ता जाएगा। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।